मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा है आगे भी आप देखते रहेंगे। मैं हमेशा बताता हूं कि मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई कुंडली का जो आपको तकलीफ आती है, जो समस्याएं आ रही हैं, उनके संबंधित लेकर के वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने की, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जरूरत है आपको ऋषि ज्योतिष के चैनल से जुड़ने की। आपकी जो समस्याएं आ रही हैं, एक दो समस्याएं आप लिखिए, मैं अवश्य आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं यहां पर कोई नाम नहीं लिखता हूं और जन्म तारीख ही लिखता हूं। आप निसंकोच होकर के आप जुड़िए और अपना डिटेल लिखिए। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं और उसका फायदा उठाइए। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक स्त्री जातक, एक लड़की, एक कन्या की कुंडली के विषय में विचार करेंगे, जिसमें हमने पाया अब उसके ऊपर न्याय के देवता शनि और पितामह है, जो कि हम ज्योतिष में पितामह राहु जो है पितामह का प्रतिनिधि करता है, उसका अच्छा प्रकोप है। और लग्नेश भी अपने आप में स्वयं अशुभ फलदाता बन गया है। ऐसी लड़की अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी है। और भी कई शुभ अशुभ योग हैं। सूर्य पीड़ित है। ऐसी जाति की ऐसे लड़की के विवाह में प्रबल बाधाएं आती है और नौकरी व्यवसाय आदि में परेशानी का योग बनता है। तो आइए विचार करते हैं क्या कहती है कुंडली। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय भाव धन का भाव, वाणी का भाव, तीर्थ भाव, पराक्रम, चतुर्थ भाव सभी प्रकार के सुख का, माता भूमि मकान आदि का, पंचम भाव शिक्षा संतान आदि का, बुद्धि विवेक का, छठा भाव रोग शत्रु का, कर्ज का, कारागार का, कोर्ट कचहरी का भी है। सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यवसाय आदि का भाव है। अष्टम भाव दुख और कष्ट और आयु का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। दसम भाव व्यवसाय में केंद्र, पिता का सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी और सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ति का भाव भी है। बड़े भाई का भाव भी है। और द्वादश भाव खर्च का, दंड का, कारावार का, ये आदि का भाव है, ताकि कोई नया दर्शक जुड़े तो उसको ये पता चले अब ये 12 खानों का क्या मतलब है। आज की कुंडली में आप देखेंगे लग्नेश नीच राशि में है और लग्नेश ही विवाह का कारक है। दर्शकों, मैं हमेशा बीच बीच में बताता हूं, पुरुष हो या कन्या हो, पुरुष के विवाह का कारक शुक्र को माना गया है। आप थोड़ी सी बात के लिए समझ लो, यानी पुरुष का विवाह शुक्र देव की जिम्मेवारी है कराने की, उसको कारक कहा गया है। दूसरी तरफ कन्या के लिए गुरु उसका कारक है विवाह कराने की, गुरु की जिम्मेवारी है विवाह कराने की। तो किसी भी कुंडली में इन दोनों का बल देखना बड़ी आवश्यक है। जो दूसरी तरफ शुक्र दोनों के लिए, चाहे कन्या हो या पुरुष के लिए हो, शुक्र दाम्पत्य सुख का दाता है। शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र देवी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है। और जिसका शुक्र अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, जिसका शुक्र बिगड़ गया तो उसका सब कुछ बिगड़ गया। आइए विचार करते हैं क्या कहती है जातक की कुंडली। प्रबल पित्त दोष, कुंडली शापित, गुरु नीच राशि में, न्याय के देवता शनि और पिता में राहु का प्रकोप। दर्शकों, हरिवंश पुराण ये बताता है कि गुरु जब पाप राशि में हो, नीच राशि में हो, तो पितरों का श्राप और कुंडली शापित होती है और वह कन्या के लिए कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात हो सकती है। कितने दिन की सजा दी है वो परमात्मा जानता है। नीच का गुरु लड़की के लिए दाम्पत्य जीवन में परेशानी डाल सकता है। कितने दिन डालेगा वो परमात्मा जानता है। आप इतना ही मजे, और मुझे भी इतना ही लिखा पढ़ा मिला शास्त्रों में, डाल सकता है, डालता है, क्योंकि वो प्रबल पितृ दोष माना गया है, शापित कुंडली मानी गई है। जातिका का जन्म
1 जनवरी 1998 शुक्ल पक्ष 3 श्रावण नक्षत्र 4 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ। मीन लगन के 27 डिग्री है। लगन में शनि 19 डिग्री चप्पल लेकर विराजमान है। शनि एकादश और द्वादश भाव का स्वामी शनि लगन में बैठा हुआ है। छठे भाव में राहु शत्रु राशि में है। सिंह राशि में राहु है। नवम भाव में बुध वृश्चिक राशि में बैठा हुआ 24 डिग्री लेकर विराजमान। राहु को 19 डिग्री है। सूर्य दसम भाव में धनु राशि में 16 डिग्री लेकर के बलवान अवस्था में है। और दर्शकों, जब सूर्य ट्रांजिट करता है धनु और मीन में, बहुत अच्छा माना जाता है कि गुरु की धनु है, इसको शुभ माना गया है बिल्कुल। लेकिन और दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है, दिशा बली हो जाता है। चतुर्थ दसम भाव दक्षिण दिशा है। ये शीर्ष कोण है। यहां पर सूर्य और मंगल बलवान माने जाते हैं। चाहे किसी भी राशि में हो, शत्रु में भी राशि में हो, फिर भी वो कुछ ना कुछ शुभता अवश्य देते हैं, क्योंकि व्यवसाय का भाव है। और यहां पर शुक्र की सूर्य की अच्छी स्थिति मानी गई है। एकादश भाव में मकर राशि में शुक्र 9 डिग्री, मंगल 17 डिग्री लेकर के उच्च राशि में, चंद्रमा 20 डिग्री और गुरु नीच राशि में 28 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में 4 ग्रह का योग बन रहा है। चंद्रमा गुरु तो साथ साथ है 20-28 पर, इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन 4 ग्रह हैं। अभी बात करते हैं दर्शकों, द्वादश भाव में केतु की भी 19-52 डिग्री है। जो राहु की डिग्री होती है वो केतु की भी होती है, उतनी ही केतु की होती है। ये खर्च का भाव है। ये ग्रहों की स्थिति रही। थोड़ा सा 2 मिनट ग्रहों के बारे में, फिर हम निचोड़ तक पहुंचेंगे। दर्शकों, मीन लगन के स्वामी गुरुदेव हैं। साधारण तौर पर ईश्वर के प्रति इनकी श्रद्धा होती है, आत्मविश्वासी होते हैं और इनके लक्ष्य अच्छे होते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते रहते हैं। न्याय का पक्ष लेने वाले हैं, कानून का सम्मान करने वाले होते हैं, अच्छा स्वभाव होता है। किसी अगर कोई इनके साथ अशुभ प्रभाव भी करे, अशुभ मतलब व्यवहार भी करे, तो उसके बदले में ये उसको फॉरगेट कर देते हैं, अपनी तरफ से शुभ प्रभाव करते हैं। सभी प्रकार के सुख सम्मान देने वाला होता है। गुरु ग्रह सभी प्रकार का सम्मान देने वाला होता है। और लग्नेश जब एकादश भाव में हो तो सारी कुछ सब चीजें इच्छाएं पूरी करते हैं। ये एक साधारण प्रभाव है। आपका लगन यहां पर कोई भी हो जो एकादश भाव में लग्नेश होगा, वो सभी इच्छाएं पूरी करेगा, समृद्धि होगा, समृद्धशाली होगा, सभी होगा। लेकिन यहां पर गुरु नीच राशि में हो गया, यहां पर लग्नेश नीच राशि में हो गया और दूसरी राशि गुरु की दसम भाव में धनु राशि है। लग्नेश और दसम भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया। लग्नेश नीच राशि में हो, गुरु हो गया। लग्नेश गुरु है और कन्या के लिए विवाह का कारक भी गुरु है, नीच राशि में हो गया। हरिवंश पुराण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि गुरु नीच राशि में, पाप ग्रह की राशि में हो जाना वह कहीं ना कहीं कुंडली शापित का इंगित करता है, पितरों का श्राप बताया जाता है। ऐसे जातक को धन के विषय में कड़ाई से करना चाहिए और फाइनेंस संबंधी कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। लग्नेश यहां पर है, उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देखा, शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा में बेहतरीन अच्छी होगी। 1 2 3 4 5 पराक्रम भाव को देख रहा है तो गुरु इतना पराक्रमी नहीं, सात्विक ग्रह है, लेकिन फिर भी चलो लग्नेश से मान लिया जाए। गुरु नवम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, यहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। सप्तम भाव में भी, क्योंकि कन्या राशि है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। ऐसे जातक तो शिक्षा तो अच्छी मिलेगी, लेकिन विवाह में परेशानी आएगी, भाई बहन का इसको सुख कमजोर होगा और ऐसे जातक को कमर में भी परेशानी आ सकती है। लग्नेश नीच राशि का हो गया, कर्मेश नीच राशि का हो गया, कर्म कहीं करने की लायक नहीं वो, उसके लिए कर्म भाव का स्वामी दसम भाव कर्म भाव है, कर्म भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया। कोई व्यवसाय उसको, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई व्यवसाय वाली बात
नहीं दिखाई देती। आगे चलते क्या करते हैं, अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दस को छठे भाव का स्वामी, छठा भाव संघर्ष का भाव है और सूर्य गर्म ग्रह है और दसम भाव में दिग्बली है। यहां पर सूर्य को अच्छा व्यवसाय देना चाहिए क्योंकि सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा का कारक है, सूर्य शासन का कारक है, सूर्य स्वयं सरकार है और दसम भाव भी स्वयं सरकार है। सूर्य भी सरकार है, दसम भाव भी सरकार है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है और बहुत अच्छी जगह पर आ गया। लेकिन राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी आ गया क्योंकि सूर्य की जब राशि में राहु आ गया तो वह राहु जैसे फल देगा। सूर्य ने अपना चोला बदली कर दिया और यह समझो यहां पर राहु आ गया, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी आ गया तो राहु जैसे फल देगा। जहां पर सूर्य नहीं रहा, राहु रह रहा। राहु कौन है? पिता में है। पंचम पांचवी राशि में सिंह राशि में राहु, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी दसम भाव में हो गया, त्रुटि प्रभाव। दूसरी तरफ शनि की दसम दृष्टि सूर्य को पीट रही है और राहु की भी पंचम दृष्टि सूर्य को पीट रही है। एक तो सूर्य राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया क्योंकि सूर्य की राशि में अगर कोई पाप ग्रह ऐसा आ जाता है, शनि या राहु आ जाता है, तो स्वयं सूर्य पीड़ित हो जाता है। राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया, पृथ्वाजनक प्रभाव देगा। दूसरी तरफ शनि द्वादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी मीन राशि के लिए कारक है। मैं यहीं पर बता दूं तो शनि की दसम दृष्टि सूर्य पर, राहु और शनि का सूर्य पर प्रभाव है। सूर्य पीड़ित है और सूर्य पृथ्वाजनक है और दसम भाव पृथ्वाजनक हो गया। दसम भाव व्यवसाय का भाव है, पिता के सुख का भाव है, उनसे जातिका को हीन हो गया, कोई फायदा नहीं होगा, व्यवसाय में दिक्कत आ गई। अब बात करते हैं चंद्रमा की। 10 को चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, एकादश भाव में है। बुद्धि योग से अच्छी आमदनी करने का योग बनता है, विद्या अच्छी होगी, संतान में भी सफलता होगी, प्रयत्नशील रहेगा। लेकिन चंद्रमा संतान तो दे सकता है, बुद्धि भी दे सकता है, लेकिन चंद्रमा विवाह नहीं करा सकता। संतान तो जब तो होगी जब गुरु महाराज विवाह कराएंगे, ऐसे कहां संतान हो जाएगी, दिक्कत वाली बात आ गई। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में उच्च राशि में है। ज्योतिष में अगर द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में है और वो भी मंगल है, क्योंकि मंगल चतुर्दृष्टि से यहां पर देख रहा है, जातिका को धन की कोई कमी नहीं। दर्शकों, धन की जब बात आ जाती है द्वितीय भाव में, ज्योतिष शास्त्र पुराना है। ज्योतिष शास्त्र आज जब आप ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है, कई कई अमुक अमुक आप पूजा करते हैं तो हमारे धर्म गुरु भी ये कहते हैं कि गाय दान में देनी पड़ती है। गाय का शब्द क्यों आता है दान में, आपको मैं आज स्पष्टीकरण कर देता हूं कि जिस टाइम पर ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति होती थी, पशुधन ही धन होता था, रुपया पैसा नहीं होता था, पशुधन ही होता था। जिसके पास ज्यादा गाय मानी जाती थी वही धनी माना था। पशुधन भी एक धन होता है, तो इसलिए उस टाइम पर गाय दान में दे दी जाती थी। आज गाय से काम चलने वाला नहीं, आज दान में पैसा दिया जाता है। क्यों? पहले गाय जरूरत की पूरी करती थी, एक ब्राह्मण की जरूरत गाय पूरी करती थी, दूध देती थी, उसके पास ज्यादा गाय आ जाती थी। लेकिन आज ब्राह्मण बांधेगा कहां, उसको घर चलाने के लिए तो दक्षिणा चाहिए। तो ज्योतिष काल ये परिस्थिति के हिसाब से काम करता है। तो यहां पर मंगल द्वितीय भाव को देख रहा है, धन की कोई कमी नहीं, इसके पास पैतृक धन अच्छा होगा, इसको धनी बोला जाएगा, चाहे कहीं से भी आए धन, चाहे पिता का हो कैसे भी हो, ये द्वितीय भाव बलवान है, धन की कमी होगी नहीं होगी। मंगल सप्तम नीच दृष्टि से यहां पर देख रहा है, शिक्षा संतान में परेशानी की बात आएगी। भाग्य से मंगल, भाग्य का स्वामी नहीं चाहता शिक्षा संतान इसकी पूरी हो, नीच दृष्टि से देख रहा है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध चतुर्थ भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और नवम भाव में है। दो केंद्रों का स्वामी है। बुध केंद्राधिपति दोषी है। साधारण तौर पर तो यह देखा जाए कि वो दोषी है, कुछ भी फल देगा नहीं, क्योंकि उसका दोष भंग नहीं हो रहा। जब केंद्राधिपति दोषी किसी त्रिकोणेश के साथ में होता है तो दोष भंग हो जाता है। तो आप ये मानिए बुध यहां पर
कुछ भी फल नहीं दे रहा है, कोई फायदा नहीं दे रहा। अगर दोषी होता तो यहां पर भाग्य की उन्नति करता, लेकिन केंद्रापति दोषी होने में फंस गया। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। एकादश भाव में शुक्र आ गया। दर्शकों, ध्यान सुन के सुन लो, आपकी अगर कुंडली भी किसी बच्चे या बच्चे की ऐसी है तो एकादश भाव में शुक्र हो तो ऐसे जातिका को, जातक को फूंक मार करके कदम रखना चाहिए। क्यों? शुक्र कामी पुरुष बनाता है, कामना की उत्पत्ति करता है, और इस कुंडली में मंगल साथ में है, तो इसको बिल्कुल ऐसे फूंक मार के कदम रखना चाहिए ताकि किसी किस्म का अपवाद ना फैले। दिक्कत वाली बात आ जाती है, परेशानी वाली बात आ जाती है। मंगल और शुक्र एकादश भाव में इकट्ठे हो गए। अकेला शुक्र ही परेशानी दे देता है, क्योंकि मंगल तो ऊर्जा है और शुक्र कामना का प्रतीक है। तो मंगल साहस देता है और शुक्र कामना है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भटक जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान अवश्य देना चाहिए। अष्टमेश है, आयु अच्छी होगी, स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर्थ होगी। ऐसी जातिका अपना स्वार्थ, अपना काम निकालने के लिए एकदम बहुत ही चतुर्थ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और संतान शिक्षा में कुछ मदद देगी। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि एकादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और लगन में बैठ गया शनि। द्वादश भाव का स्वामी भी अगर जब लगन में बैठ जाता है तो लगन हमारा दिमाग है, दिल है, शरीर है, जब उसमें बैठ जाता है किसी ना किसी प्रकार का मानसिक तनाव रहेगा। ऐसी बच्ची किसी ना किसी, कोई ना कोई किसी कारण से उसका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, मानसिक तनाव हमेशा रहेगा, और सभी प्रकार की सुविधाएं होने के बावजूद भी घर में वो उनकी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि वो उसके द्वारा भी अर्जित होती नहीं है, किसी दूसरे के पिता के, भाई के द्वारा अर्जित होती है, कुछ नहीं होती। और शनि सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, द्वादश भाव का स्वामी है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी की बात करता है, प्रथाजनक प्रभाव देगा। मित्र राशि तो जरूर है, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी है, प्रथाजनक देगा। उधर गुरु भी अच्छा नहीं दे रहा, शनि प्रथाजनक दे रहा, और गुरु विवाह कराने में दिक्कत दे रहा है। दिक्कत आ रही है, तू नीच का गुरु है, कितनी दिक्कत आएगी प्रभु जानता है, लेकिन संभवता है ऐसे बच्चे के में दिक्कतें आती हैं, दाम्पत्य सुख में परेशानी वाली बात आती है। शनि की दसम दृष्टि मैंने पहले ही बता दिया, सूर्य को पीड़ित कर रही है, व्यवसाय नहीं, व्यवसाय पर शनि का प्रभाव आ गया और सूर्य पीड़ित हो गया। अभी बात करते हैं राहु की। मैंने आपको कुछ तो पहले ही बता दिया था, राहु छठे भाव में है, छठे भाव में राहु दुश्मनों का काल है, दुश्मन का शमन करेगा, और पंचम दृष्टि से राहु दसम भाव को देख रहा है और सूर्य को पीड़ित कर रहा है, और राहु सूर्य की राशि में है और शनि सूर्य अधिष्ठ राशि का स्वामी है, राहु जैसे प्रभाव देगा। आप ऐसा मान के सोचिए कि दसम भाव में राहु का भी प्रभाव डबल हो गया, क्योंकि सूर्य में राहु के गुण आ गए, शनि का ही प्रभाव हो गया, तो व्यवसाय और पिता का सुख नहीं मिलने वाला, दिक्कत आ गई। ये दसम भाव पूरा का पूरा पीड़ित हो गया। कारण चाहे कुछ भी बने, परेशानी कुछ बने, सूर्य पीड़ित हो गया। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य प्रशासन का कारक है, सब कुछ चौपट हो गया। राहु ने और शनि ने कर दिया। शनि कौन है? न्याय के देवता है। राहु कौन है? पिता में है, पितरों का इनका प्रभाव है। इनके परिवार ने, इनके पूर्वजों ने पितरों का सम्मान नहीं किया और पूरा प्रकोप यहां पर आ गया बच्ची के ऊपर। गलती किसकी? माता पिता की। पैदा होते ही इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए था, विधिवत इनका उपाय करके तो आज ये नौबत ना देखनी पड़े। जो अगर आज नहीं है तो कल ये होने वाली है। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वादश भाव में खर्चा अधिक होगा, सहवास सुख में कमी का कारण बनेगा, बाहर से संबंध अच्छे आएंगे। पंचम दृष्टि यहां पर दे रहा, थोड़ी सुख सुविधा देगा। सप्तम दृष्टि यहां पर दे रहा, शत्रुओं का शमन होगा। अष्टम दृष्टि से जीवन में कष्ट ज्यादा अधिक आएंगे, ये समस्या रही। दर्शकों, लग्नेश नीच राशि में है और लग्नेश गुरु है।
गुरु लग्नेश भी है और कन्या के लिए विवाह का कारक भी है। विवाह बाधा कुंडली शापित है। नीच राशि में क्यों हुआ? पूर्व जन्म के इनके पूर्वजों के कर्मों के हिसाब से शापित कुंडली है। इन्होंने पितरों का सम्मान नहीं किया। सूर्य पर राहु शनि का प्रभाव है, परवल पितृदोष। सूर्य पर राहु और शनि का प्रभाव है, परवल पितृदोष। व्यवसाय नहीं, व्यवसाय में अपनी पूरा समीकरण हो गया। शनि लगन में शनि है, द्वादश भाव का स्वामी है, मानसिक बल कमजोर हो गया, हमेशा इसका मेंटल डिस्टर्ब रहने वाली बच्ची हो गई। और राहु की महादशा चल रही है। अभी राहु की महादशा चल रही है 16/7 से 16/25 तक। दशा भी अशुभ चल रही है। दर्शकों, मैंने इस होनहार बच्ची का किया जिसमें शिक्षा तो दिखाई देती है, लेकिन बाकी उसका दाम्पत्य जीवन और मुझे व्यवसाय दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय किया जा सकता है? दर्शकों, उपाय से पहले एक चीज और, एकादश भाव में चार ग्रह हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि किसी भी भाव में हो, एकादश में ही नहीं, किसी भी भाव में हो, अगर 4 ग्रह हो तो ऐसे जातक का विवाह होने में, घर बसने में परेशानी आती है, वैराग्य भी हो सकता है। दूसरी बात, ये तो यहां वैराग्य की बात आ गई। दूसरी बात, शनि जब लगन में हो गया, शनि तृष्णा और वैराग्य का कारक ग्रह है। शनि भी उसको वैराग्य की तरफ ले जा रहा है और ये 4 ग्रह भी वैराग्य की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे जातक का घर बसना थोड़ी सी दिक्कत की बात है। लेकिन कन्या जातक है, कोई लड़का हो या लड़की हो, भाई सबकी शादी हो जाए तो वल्ले वल्ले इस धरती पर आए हैं तो कम से कम आनंद में जीवन व्यतीत करें। तो उपाय की बात करते हैं। पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, नारायण बलि के साथ नागबलि श्राद्ध करना पड़ेगा, शनि सूर्य का विषोग निकालना पड़ेगा, राहु का ग्रह का जो पिट रहा है करने वाला सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, और भाग्यवर्धी लॉकेट गले में धारण करना पड़ेगा, गुरु का, चंद्रमा का, मंगल का, और लगातार सूर्य को बलवान रखना पड़ेगा और अपने पूर्वजों का हमेशा सत्कार करना पड़ेगा। उनका विधिवत जो भी है, अमावस्या श्राद्ध है या जो भी है, उनकी मुक्ति करानी पड़ेगी। इसमें इतनी शापित हो गई है। हमारे पूर्वज आक्रोश में कब आते हैं? जब वो देखते हैं कि हमारी जनरेशन हमारे को कुछ पूछ ही नहीं रही, तो उनका आक्रोश ऐसा हो जाता है, अब बच्चों की कुंडली में आ जाता है। और बिना नारायण बलि श्राद्ध से किसी भी पूर्वज की मुक्ति नहीं हो सकती। आप कितना भी जोर लगा लो, और है साधन, और है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। भागवत कथा है, महंगी पड़ते हैं उनमें, लेकिन सबसे अच्छा उचित एक नारायण बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध ही है, जो आपकी राह आसान कर सकता है और थोड़े से पैसे में आसान कर सकता है। जरूरत है आपको करने की। दर्शकों, मैंने एक होनहार लड़की की कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण किया, 2 पॉइंटों लेकर के, व्यवसाय और रोजगार से संबंधित में। मैंने अपनी तरफ से शास्त्रों के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका ज्ञान की कुछ वृद्धि हुई है, तो मैं कहूंगा भाई वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों का भी ज्ञान की वृद्धि हो। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवबेहर, जहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छा के संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखा निचोड़ देता है, जरूर से संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए कुल मिलान बिना किसी शुल्क के राह आसान करने के लिए जरूरत है आपको जुड़ने की। ऋषि ज्योतिष आपको जो परेशानियां आ रही है, ये 98 की तो बच्ची है, ये कोई दूसरी सदी की तो नहीं है। उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है, उनका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की, जरूरत है ऋषि ज्योतिष में को सब्सक्राइब करने की। अंत में कहूंगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब है, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी अपने आप मिल जाए और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।